So hello everyone. It is said that without struggle you reach nowhere, right? Said by the most famous personality, right? So by bringing you this lecture to discuss about how well you have performed or attempt in this session, right? So before beginning with the discussion of this paper, right? Solutions के बारे में discuss करने से पहले, I would like to draw your attention upon one of the important things, that is theories. Theories जो theorist ने लिखी है, right? I have always said in the lecture that plays a very important role because ICSI definitely targets at least 6 to 7 questions based on theoretical मतलब किसने ये थियरी लिखी है वो वाला क्वेश्चन, राइट? तो ऐसा क्वेश्चन तो जनरली आपको आना है और आने ही वाला है. आई विल जस्ट से यू ऑल कि 6-7 मार्क तुमको जो पता है कि यहाँ से आने वाला है, राइट? यहाँ से ही आने वाला है तो उसको तो भाई निगलेक्ट करना ही नहीं है, right? Now well, if you know this, 6 to 7 marks are very much important, right? So I think कि इन एवरेज एंड एग्रीगेट अगर मैं पूरा निकालूं पूरे एसएम के अंदर जितनी भी थियरीज है, इट वुड बी लाइक 35 to 40 अराउंड, और जिसमें से 6 से 7 कंफर्म आने वाला है. नाउ हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस? अच्छे से लिखो यार, मॉड्यूल खोल के बैठो या तो नोट्स जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, राइट? ओपन दोज नोट्स, राइट? उसमें से जहां पे भी थियरीज है, जो भी अलग अलग थियरिस्ट ने लिखे, उसको नोट डाउन करो, अच्छे से लिखो. एग्जाम के पहले उसको अच्छे से रीड कर लेना, बस इतना कर लो यार. इतनी मेहनत तुमको 6-7 मार्क दिलवा सकती है, जो तुमको पता है कि यहाँ से ही आने वाला है. तो इतनी मेहनत कर लो मेरे दोस्त, पास हो जाओगे यार, अच्छे मार्क्स लेके आओगे तुम लोग. एसएम में 6-7 मार्क तुम लोग को ऐसे ही मिल जाएंगे, राइट? इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट. बट अंटिल एंड अनलेस यू डोंट टेक एफर्ट्स, नथिंग इज अचीवेबल, राइट? दूसरी बात, चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूं, एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज. नाउ दैट इज समथिंग विच टॉक्स अबाउट द रीसेंट टॉक्स, राइट? अगर मैं बात करूं वो चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है, लाइक बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, राइट? एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज इज नथिंग बट एक कंपटीशन के अंदर क्या लेना, एडवांटेज लेना, राइट? अब भाई बिजनेस कर रहे हो, कंपटीशन तो हर एक जगह होने वाली है. बिजनेस के साथ फ्री गिफ्ट तुमको मिलती है कंपटीशन, राइट? कंपटीशन हर एक जगह पे होती है, हर एक बिजनेस के साथ कंपटीशन होती ही है. नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल कि ऐसे जब कंपटीशन होगा तो यू विल नॉट बी लाइक कि डर के बैठ जाओगे यार, बिजनेस करना छोड़ दोगे, राइट? कल जाके कोई सबसे बड़ा जायंट आ जाता है, राइट? तुम्हारे सामने कोई बड़ा जायंट कंपनी आ जाता है, तो क्या तुम डर जाओगे, भीगी बिल्ली बन जाओगे? नहीं नहीं, राइट? यू विल वर्क, राइट? यू विल वर्क एंड यू विल ट्राई टू compete with them, and that is नथिंग बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने की बात कर रहा है. किस तरह से तुम तुम्हारे कंपटीशन के अंदर एडवांटेज ले सको. सो चैप्टर 6 अच्छे से करके जाना यार, अच्छे से उसको पढ़ लेना. सारे ही कॉन्सेप्ट हम लोग ने अच्छे से लेक्चर्स में भी किए हैं, सब तुमको आता है, सब तुमको आता है. एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा. चैप्टर 6 को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक सिक्स सिग्मा, राइट? बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, राइट? फिर फिनटेक यूजर्स, राइट? फिर सिक्स सिग्मा, फिनटेक यूजर्स, फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? ये सारी चीजें अच्छे से कर लेना यार, राइट? अच्छे से ये सारी चीजें कर लेना. आई एम वेरी मच श्योर कि आईसीएसआई विल डेफिनेटली टारगेट अप टू 10 to 12 मार्क्स इन दिस चैप्टर. आई गारंटी यू दैट कि इसमें से मतलब अभी समझ लो यार, 10 क्वेश्चन, 10 मतलब 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हारे थियरी क्वेश्चन हो गए, 10 मार्क का तुम लोग का चैप्टर 6 हो गया, मतलब 20 मार्क, आधा तो तुम लोग का यहाँ से ही आ जाएगा. समझ में आ रहा है? और चैप्टर 4 अच्छे से कर लेना. उसके अंदर क्या था भाई, स्वॉट एनालिसिस, टॉस एनालिसिस, पर्ट, सीपीएम, ये सारी चीजें हम लोग ने जो की थी, राइट? उसको अच्छे से कर लेना, बिकॉज आई बिलीव दैट कि वहां से तो क्वेश्चन आने ही वाले हैं, राइट? क्योंकि वो बिजनेस मॉडल्स किस तरह से अपने को बनाने हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजीज लेके आनी है, ये सारी चीजें वहां से डिस्कस करता है. एंड बाकायदा सारी कंपनीज, big companies like Reliance, Wipro, they all practice all this kind of things like SWOT analysis, TOS analysis, ये सारी चीजें वो लोग करते हैं. PERT CPM करते हैं, आप लोग को पता है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, PERT. एंड CPM इज नथिंग बट क्रिटिकल पाथ मेथड. ये सारी चीजें तुम लोग ने पढ़ी है, राइट? तुम लोग को मालूम है इसके अंदर होता क्या है और किस तरह से होता है. ये सारी चीज यू ऑल नो इट वेरी मच नाइसली एंड वेरी मच करेक्टली. बस यार अच्छे से कर लेना, ये इतना कर लेना. मैं गारंटी देता हूँ कि 20 मार्क तो तुम लोग के यहाँ पे ही हो गए इतने में, राइट? बाकी करना है तो करो वैसे, और तो क्या बोल सकते हैं. और वैसे ये अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम यार, स्ट्रेट अवे लेट अस सॉल्व दिस
क्वेश्चन, राइट, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहला 61, बिकॉज 60 मतलब 60-40 के रेशियो में है ये एफएसएम, आप लोगों को पता है 60 मार्क्स का एफएम आएगा और 40 मार्क्स का एसएम आएगा। सो लेट अस डिस्कस विद द एसएम नाउ, राइट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु published the essay on management titled management systems and contingency analysis of managerial function। देखो ये सबसे पहला ही क्वेश्चन मैंने थियरी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया। मतलब ये थियरी किसने लिखी है, कौन से थियरिस्ट ने लिखी है? तो भाई दो महाशय थे जिन्होंने लिखा है ये, बराबर, सिरिल ओडोनियल और हेरोल्ड कून्स, राइट। दिस वर द पर्सन हु हैज रिटन दिस थियरी, राइट। अच्छे से याद रखना यार, ये थियरी किसने लिखी है, ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आपको एग्जाम में, अच्छे से कर लेना यार, ठीक है। आप लोग को मैंने एक ओपन सीक्रेट ही ओपन कर दिया, रिवील कर दिया कि भाई कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, राइट। और अभी जब ये मालूम पड़ जाता है तो बस आप लोग का मेहनत करना है, बराबर। आपकी मेहनत ही आप लोग को कहीं पे पहुंचाएगी, राइट। सीएस बनना है तो करो यार, इतना तो कर लो, राइट। अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी ना कर रहे हो, कर लेना, ठीक है। चलो 62nd एमसीक्यू, राइट। व्हाट ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा एक्टिविटी साथ में लेके आता है इंसानों को, फिजिकल रिसोर्सेज को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। ऑब्वियसली ये सारी चीजें जब एक साथ कौन लेके आता है, किसकी कौन, और ये सारी एक्टिविटीज जब एक साथ जुट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजिंग करना बोलेंगे उसको, राइट। सो इसका आंसर स्टेट अवे ऑर्गेनाइजिंग। 63rd, shifting the workers and transferring them to different work units and the branches of the same organization। सेम ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, उनको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग देम टू डिफरेंट वर्क यूनिट्स एंड ब्रांचेस। नाउ द वर्ड ट्रांसफरिंग इटसेल्फ सेज दैट कि भाई इनका ट्रांसफर हुआ है। प्रमोशन की बात ही नहीं हो रही है, प्रमोशन कहां से आ गया भाई? प्रमोशन कोई वे से बोला, प्रमोशन तुम लोग को पता है कि क्या होना है, एक प्रमोट होना है, राइट। तुम्हारा जो वर्क है उसके अंदर प्रमोशन मिलना, तुमको आगे बढ़ना, राइट, जहां पे थे उससे आगे बढ़ना। तो ये तो हो गया भाई 63rd एमसीक्यू, राइट। आंसर वाज बी। 64th, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस। क्या बोल रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में क्या है डिफरेंस, क्या है ये तुमको तय करना है। अब होता क्या है ना यार, ये इसके अंदर होता क्या, अब तुम्हारी ही बात करता हूं मैं यार, ठीक है। बिजनेस के लेवल पे नहीं, तुम लोग के लेवल पे, जब तुम लोग के लेवल पे बात करूंगा और हिट होगा ना तुमको, तो तुमको एमसीक्यू कभी तुम लोग भूलोगे नहीं, राइट। तो देखो यार, मैंने ऐसा सोचा यार कि मैं 7 घंटे 7 दिन के अंदर, ठीक है, 7 घंटे के अंदर पूरा पूरा सिक्योरिटी लॉस कंप्लीट कर दूंगा, मैं एसएलसीएम कंप्लीट कर दूंगा। हाई लेवल ऑफ थिंकिंग है भाई, तुम लोग को सल्यूट है ऐसा सोचने में भी, राइट। रिवीजन करेंगे ऐसा सोचा तुमने 7 दिन के अंदर, चलो वेरी गुड। तुमने क्या बोला इसको कि मैं इतने दिन में कंप्लीट करूंगा, राइट। अभी 2 दिन तुम्हारा आलस, राइट। थर्ड डे पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम के आ जाना, राइट। 3 दिन तो समाप्त हो गए, अब बचे कितने दिन? 4 दिन। नाउ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वाज टू कंप्लीट योर सिक्योरिटी लॉ इन 7 days। नाउ यू वेस्टेड दिस मेनी डेज, 3 days, राइट। अभी तुम्हारे हाथ में 4 दिन बचे हैं। अब 4 दिन के अंदर तुमको कंप्लीट करना था, पर तुमने वो 17 चैप्टर्स में से समझो कि 11 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए। नाउ व्हाट यू विल कॉल इट एज एक्चुअल परफॉर्मेंस, राइट। मैंने जो स्टैंडर्ड डिराइव किया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मैंने परफॉर्म किया, उसके बीच में एक डिफरेंस हुआ। मतलब 17 में से 11 चैप्टर तुम लोग ने कर लिए, 6 चैप्टर्स नहीं किए, राइट। 6 चैप्टर्स नहीं किए तुम लोग ने। सो नाउ दैट इज व्हाट नोन एज डिविएशन। मतलब डिफरेंस हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज डिविएशन, राइट, स्ट्रेट अवे, राइट। तो बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही होता है, कुछ सोचा होता है कि भाई ये स्ट्रैटेजी लेके आएंगे और इस तरह से परफॉर्म करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। पर एक्चुअल में कुछ अलग ही परफॉर्म होता है कभी ना कभी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100% डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। समझो 80% रिजल्ट मिल गया उसका, तो जो 20% का डिफरेंस हुआ, दैट इज नोन एज डिविएशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। आगे बढ़ते 65th, मैनेजमेंट इज नॉट अ स्लैश एन बट अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियसली इट इज नॉट एन इंडिविजुअल, राइट। इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, मैनेजमेंट की बात है। एक अकेले इंसान को बोलो कि ये कर वो कर ऐसे कर तैसे कर, तो पागल हो जाएगा वो। मैनेजमेंट क्या बोलता है कि यार 10 लोग को लेके आओ और एक एक को एक एक तरीके से काम दो यार, अलग 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 काम दो इन लोग को, तो अच्छे से चैनलाइज होगा सारी चीजें, वेल परफॉर्मन वेल यू कैन परफॉर्म वेल इन दिस थिंग ऑल्सो। तो भाई इंडिविजुअल, राइट, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल बट अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट। तो याद रखना। 66th,
It involves continuous appraisal of the dash and dash environment, right? Continuously you have to appraise your micro as well as macro environment. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है जो हम लोग ने पढ़ा है, राइट? इट कम्स अंडर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर माइक्रो मैक्रो होता है, राइट? यू वेरी वेल नो माइक्रो में क्या आता है और मैक्रो में क्या आता है, और नहीं यार भूल गए हो तो एक बार लेक्चर देख लेना, राइट? सारी चीजें अच्छे से समझाइए बिकॉज दिस वाज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं. पास्ट ईयर्स के पेपर में रिकॉर्ड्स है इसके ऊपर की इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो दोबारा भी आ सकते हैं, राइट? तो इसका आंसर क्या आएगा, माइक्रो और मैक्रो को क्या करना है, कंटिन्यूअसली उनको अप्रेजल देना है. सो दैट्स व्हाई इट्स इसका आंसर इज ए. 67th डैश इज अबाउट क्रिएटिविटी, resourcefulness and preparing to assist an individual in realizing his objectives and goals, right? स्ट्रैटेजिक लीडरशिप यार, एक लीडर जो होता है वो एक क्रिएटिव इंसान होता है स्ट्रेट अवे, राइट? एक लीडर जो होता है वो एक क्रिएटिविटी लेके आता है, राइट? कैसे लेके आता है भाई, उसके एम्प्लॉयज को, राइट, क्या करता है, मोटिवेट करता है, राइट? उनको मोटिवेट करता है, उसी के जरिए उनके उनके पास से क्या करवाता है, स्विफ्टली काम निकलवा लेता है, राइट? एक लीडर का काम तो यही होता है. तो एक स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, राइट? ही ब्रिंग्स द क्रिएटिविटी, ये तुम लोग ने पढ़ा है. resourcefulness and preparing to help, right, assist an individual in realizing his objectives and goals. जो भी उसके objectives है, जो भी उसके goals है, उसको क्या करना है, achieve करना है, right? And that is what a strategic leader does. So that is known as strategic leadership. Moving on to the 68th MCQ, name of the constituents of micro environment. ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया, राइट? माइक्रो एंड मैक्रो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आईसीएसआई टारगेट करता है यहाँ से क्वेश्चंस, राइट, पास्ट पेपर्स में. तो वैसे ही माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन आएगा, तो भाई सप्लायर्स जो होंगे, राइट? सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं बिजनेस को, राइट? दे कम अंडर दिस माइक्रो एनवायरनमेंट. फिर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी यहाँ पे ही आते हैं, राइट? बिजनेस के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं. मार्केटिंग इंटरमीडियरीज क्या होता है भाई, जो भी मार्केटिंग करवाने में, जो भी बिजनेस की जो मार्केटिंग करता है, राइट, उसकी अपनी अपनी इंटरमीडियरीज होती है, अपना अपना तरीका होता है मार्केटिंग करने का. सो यार दे ऑल्सो कम अंडर दी माइक्रो एनवायरनमेंट. और पब्लिक यार, लोग, मतलब पब्लिक अगर मैं बताऊं तो भाई कस्टमर्स भी इसके अंदर भी आ गए, राइट? कस्टमर्स जिनको ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, सप्लाई करते हैं, राइट? तो भाई ऑल ऑफ दी अबव आएगा इसके अंदर, क्योंकि माइक्रो एनवायरनमेंट में सब कुछ आता है. दिस आर दी this all of the A B C and D, all of these are the constituents of micro environment. ठीक है. 69 MCQ, serves the purpose that an organization wishes to achieve in the long run. अभी लॉन्ग रन जब भी आता है तब भाई विजन, शॉर्ट रन की बात आती है तो मिशन. क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये बात तो भाई, क्योंकि मुझे मेरे फ्यूचर में क्या अचीव करना है इन द लॉन्ग रन, राइट? अगर ये फ्यूचर की बात करता है और लॉन्ग रन की बात करता है तो इट इज ऑलवेज अ विजन, राइट? एंड इफ इट इज टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट टर्म थिंग, राइट, सो इट इज ऑलवेज मिशन, राइट? आगे बढ़ते हैं 70th MCQ, सीपीएम क्या बोलता है. सीपीएम का फुल फॉर्म अभी मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया था ना उसके पहले ही बता दिया था कि क्रिटिकल पाथ मेथड बोला जाता है उसको, राइट? अभी भूल गए हो तो भाई याद रखो ये सारी चीजें. फुल फॉर्म भी पूछते हैं ये लोग कभी कभी, राइट? पूछ चुके हैं. पर्ट का फुल फॉर्म पूछ चुका है इन लोग ने प्रीवियस ईयर के पेपर में. पर्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, राइट? तो अच्छे से पढ़ लेना इसको. सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है. क्रिटिकल पाथ मेथड. 71, द टूल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ अ कंपनी इज, राइट? कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कंपनी के पास क्या वीकनेस है, इसको जानना है, राइट? अगर इसको जानना है तो हम लोग किसका एनालिसिस करेंगे भाई, एक प्रोडक्ट का, राइट? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे हम लोग. बीसीजी मैट्रिक्स याद आ रहा है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप याद आ रहा है, बीसीजी मैट्रिक्स. तो उसी के जरिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो होता है, राइट? मैंने बोला था आप लोग को बीसीजी मैट्रिक्स जो होता है वो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी जो बनाती है, राइट? मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोग को लेक्चर के अंदर जिलेट का, राइट? जिलेट का एग्जांपल, जिलेट अलग अलग तरीके की चीजें बनाता है, मल्टी प्रोडक्ट्स बनाता है. फॉर्म हो गया, शेविंग जेल हो गया, राइट? रेजर्स हो गया, अलग अलग चीजें बनाता है. तो उसमें से उसका प्रोडक्ट कौन से लेवल पे बेस्ट है, सबसे ज्यादा उसका कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, राइट? आफ्टर शेविंग जेल, ये सारी चीजें जो इतनी सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है जिलेट, मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था. तो वो आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन से प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रेंथ दिख रहा है और किसमें क्या है वीकनेस है, ये चीज को समझना है, राइट? तो ये कैसे होगा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस. प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो किस तरह का है उसका एनालिसिस करके ये समझेगा. हम लोग ने बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर ये सारी चीजें समझी. आगे बढ़ते हैं 72, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन हैज डैश लिंकेज विद द इंप्लीमेंटेशन, राइट? ये ऑब्वियसली फॉरवर्ड में ही आएगा, राइट?
फॉरवर्ड ही आएगा इसके अंदर। क्यों फॉरवर्ड लिंकेज? क्यों? अगर फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज, ये दोनों ही चीज मैंने आप लोग को लेक्चर में अच्छे से समझाई थी कि क्या होती है, राइट? फॉरवर्ड किस लेवल पे बात करता है और बैकवर्ड किस लेवल पे। अगेन दैट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना। अगर भूल गए हो, राइट, दिमाग से निकल गया है, तो उसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एमसीक्यू यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड, स्टूडेंट्स मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक इन दिस टॉपिक। फॉरवर्ड को बैकवर्ड समझ लेते हैं और बैकवर्ड को फॉरवर्ड समझ लेते हैं, और यहाँ पे गलती हो जाती है। और आईसीएसआई को मजा आ जाता है तुम लोग को -0.25 देने का। उन लोग को तो मजा आता है यार, कितना नेगेटिव मार्किंग में जाता है, मजा आता है, मजा आता है, उनको मजा बहुत आता है। उनको मजा ना करने दो भाई, उनको मजा मत करने दो, तुमको मजा करना है भाई अच्छा रिजल्ट लाके। तो तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना यार, ठीक है, भूल मत जाना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73rd, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजी। which structure of an organization can influence the process of strategy? Obviously it depends upon the formulation of strategy। कैसे तू स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करता है, राइट, उसके ऊपर ही पूरा बेस है यार। अभी बाद में तो जो फॉर्मुलेट किया है उसको इंप्लीमेंट ही करना है, ठीक है, उसको बाकायदा उसको तेरे को इंप्लीमेंट करना है, उसको लेके आना है, इन प्रैक्टिस लेके आना है उसको, दैट इज नोन एज इंप्लीमेंटेशन। बट व्हाट यू आर फॉर्मुलेटिंग, राइट, व्हाट यू आर फॉर्मुलेटिंग इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो अच्छे से याद रखना है, क्या आएगा इसका आंसर? बी आएगा, राइट, फॉर्मुलेशन। आगे बढ़ते हैं। 74th, who provided the four strengths typology of BPR projects? याद करो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने बताया था लेक्चर के अंदर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, राइट। कौन भाई, कौन बता था? ये हैमर चैंडी ने, चैंडी नहीं, ये चैंपी है, राइट, ये चैंपी, हैमर चैंपी ने बताया था? नहीं, ये तो इसने नहीं बताया था, ये महाशय ने नहीं बताया था, अर्ल ने बताया था। याद करो, मैंने बताया था, आप लोग को बोला भी था कि इसको याद रखना, राइट। तो याद रखने को बोला था, पर आप लोग भूल जाते हो, तो बादाम खाने को शुरू कर देना, राइट। चलो, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। यार आगे बढ़ते हैं। 75th एमसीक्यू, एडवांटेजेस ऑफ बेंचमार्किंग इंक्लूड। भाई बेंचमार्किंग का एडवांटेज क्या है? भाई कंपटीशन में क्या लेना है? एडवांटेज लेना है, बराबर। कंपटीशन तो भाई होते ही रहने वाला है, राइट। तो अभी मैं मेरे बिजनेस को कौन से वे में बेटर बना सकता हूँ मेरे कॉम्पिटिटर के सामने, इज ऑल अबाउट यू अंडरस्टूड इन दिस टॉपिक बेंचमार्किंग, राइट। याद आ रहा है जेठालाल और बबीता का एग्जाम्पल दिया था, बराबर। जेठालाल मस्त बेंच पे सो रहा था और बबीता उसके साथ डांस करना चाह रही थी, राइट। यार वो वीडियो दिखा था मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर, याद आ रहा है कि नहीं? तो भाई देख लेना उसको, राइट। ये टॉपिक बेंचमार्किंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर 6 के अंदर आता है। मैंने बोला था चैप्टर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आईसीएसआई 10 से 12 मार्क टारगेट करेगा ही, राइट। मैं बोल दे रहा हूँ ओपनली, आप लोग बाद में बताना मेरे को कि आया था कि नहीं ऐसा, राइट। तो भाई एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है ये बेंचमार्किंग का? भाई इट प्रोवाइड्स इनसाइट ऑफ हाउ अदर कंपनीज ऑर्गेनाइज देयर ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस। सामने वाली कंपनी के प्रोसेस को देखना, राइट, वो किस तरह से ऑपरेट कर रहा है वो देखना, राइट, क्लोजली। वो याद आ रहा है दया वाला, एंड में मैंने वो वीडियो वहां पे जो कैंसिल किया था, दया वाज लाइक दिस, राइट, याद आ रहा है आप लोग को? तो वही मैंने आप लोग को समझा था कि इट इज जस्ट अबाउट, बेंचमार्किंग इज ऑल अबाउट लुकिंग closely what your competitor is doing, how he is operating, how he is managing with his processes, क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, यही सारी चीजें बेंचमार्किंग होती है, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता ही है, तो आप लोग को जज करना होता है ना जब आंसर, तब दिक्कतें हो जाती है। आप लोग को वैसे सब आता है, कॉन्सेप्चुअली सब क्लियर हो ही जाता है, बट जब सोचना होता है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा ना, तब दिक्कत हो जाती है। तो भाई अच्छे से पढ़ लेना, राइट। बी सी डी तो कतई आएगा ही नहीं, इसका आंसर होगा भी नहीं है, राइट। तो स्ट्रेट अवे मैं आंसर ही बता रहा हूँ, और जो भी डिस्कस करने लायक क्वेश्चन होंगे वही मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा, राइट। 75th का आंसर वाज ए, इज ए, राइट। 76th, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। इट इज ऑब्जर्व्ड बाय, ये ऑब्जर्व किसने किया था? ये देखा था किसने? भाई हैमान ने देखा था, राइट, हैमान ने देखा था। स्ट्रेट अवे थियरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, याद रखना, ठीक है। चलो ए आएगा। 77th, नाउ दिस इज ऑल अबाउट रीअरेंजिंग। नाउ रीअरेंजिंग इज नथिंग बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आईसीएसआई अप टू ICSI up to 4 to 5 questions they will definitely target, ठीक है। 4 से 5 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे ही। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 110% मिलेंगे कि सेट विद इन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। इसके इंपॉर्टेंस में मतलब इट इज नथिंग बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना, ठीक है, एक ऑर्डर में सेट करना। तो क्या बोला है? इट अरेंजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब एक गधे, तेरे को पता नहीं है क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या? ईटी में ध्यान नहीं दिया लगता है, राइट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। उन लैंड को किस तरह से पैसा मिलता है भाई? लैंड जब एक पर्सन जब एक लैंड देता है तो उसको रेंट मिलता है, रेंट की तरह वो
that is nothing but his income by giving that land, right? तो लैंड लेबर कैपिटल, लेबर वर्क करके वेजेस मिलता है, राइट? कैपिटल प्रोवाइड करके, एक बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करके क्या मिलता है भाई? तेरे को रिटर्न मिलता है, उसके अंदर इंटरेस्ट मिलता है, और एक एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, राइट? सो दैट इज नथिंग बट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी बोलना मत कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है? assembles and organizes the resources. It helps the country to keep balanced approach in social order. It utilizes all the physical and human resource productively. It helps the employees to get stronger trade union. It gets maximum results through minimum output by proper planning and by using minimum input. इसको chronological order में set करना है, right? तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट? इट यूटिलाइजेज ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोडक्टिवली, ऑब्वियसली दैट इज व्हाट, जो भी तेरे पास फिजिकल रिसोर्सेज है, जो भी तेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसको क्या करना है? प्रोडक्टिवली यूज करना है। दैट इज दैट कम्स अंडर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? दिस इज नॉट अबाउट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है? दैट वाज माय मिस्टेक। बट ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आप लोग को एक करेक्ट स्टेप में उसको लेके आना है, राइट? बट दिस वाज नॉट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें से कौन से पॉइंट्स का उसका इंपॉर्टेंस है, राइट? तो इट यूटिलाइजेज ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिवली, राइट? दैट इज व्हाट मैनेजमेंट इज, बराबर? तेरे पास जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, तेरे पास बंदे हैं जो काम करते हैं, राइट? तेरे पास जो फिजिकल रिसोर्सेज है, उसको निचोड़ निचोड़ के काम करो उन लोग के पास से, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट, राइट? ऑब्वियस सी बात है। फिर इट अरेंजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, असेंबल्स एंड ऑर्गेनाइजेस द रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का यही काम होता है, मैनेज करने की बात होती है तब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और असेंबल करना उसको, राइट? उसको साथ में लेके आना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सारे जो रिसोर्सेज जो तुमको मिले उसको क्या करना? ऑर्गेनाइज करना। सो ऑब्वियस सी बात है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट। फिर फिफ्थ पॉइंट देखो, राइट? स्ट्रेट अवे मैं आंसर ही बता दिया आप लोग को, आंसर इज डी, राइट? आंसर इज डी। इट गेट्स maximum results through minimum input by proper planning and by using minimum input. Obviously यार, management is all about जितना हो सके उतना कट शॉर्ट हो सके टाइम के अंदर, इसीलिए तो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं ना यार, कि बेटर वे से परफॉर्म कर सके और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, इसीलिए तो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, राइट? ऑब्वियसली तो इट गेट्स मैक्सिमम रिजल्ट्स थ्रू मिनिमम इनपुट, राइट? बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड बाय यूजिंग मिनिमम इनपुट, राइट? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। मतलब समझो यार कि मेरा रॉ मटेरियल है, मैं इसको प्रोसेस करके इसका आउटपुट लेके आने वाला हूँ, बराबर? मैंने जब भी इसको मशीन में इंट्रोड्यूस कर दिया, मशीन में डाल दिया इसको, रॉ मटेरियल को प्रोसेस होगा वो और फिर आउटपुट बनेगा उसका, बट मैं वही क्वांटिटी में डालूंगा जिसका आउटपुट मेरे को सेम 100% में मिल सके। दैट इज व्हाट कम्स अंडर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट यार। अगर तुम यही चीज अच्छे से नहीं कर रहे हो, राइट? मतलब रॉ मटेरियल जो है वो 150 क्वांटिटी के, मतलब मैं ऐसा डिजायर्ड रिजल्ट ऐसा रखता हूँ, राइट? कि मैं जो रॉ मटेरियल जो प्रोसेस करने के लिए मशीन के अंदर इनपुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इनपुट कर रहा हूँ उसको, राइट? जो प्रोसेस होके फाइनल आउटपुट देने वाला है, राइट? मैं ऐसा डिराइव करता हूँ कि भाई 150 फाइनल आउटपुट्स तो आएंगे, राइट? 150 आउटपुट आएंगे, पर जब ये प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस के बाद जब आउटपुट में आता है सिर्फ 100 ही लेके आया हूँ, राइट? 100 ही आउटपुट देके आया, तो दैट इज अ फेलियर टू अ मैनेजमेंट। तो भाई मैनेजमेंट तुमने घंटा किया इसके अंदर, कुछ क्या क्या उखाड़ा, फिर मैनेजमेंट क्या लेके आए तुम इसके अंदर? कुछ नहीं किया यार तुम लोग ने। सो दैट इज व्हाई इट गेट्स मैक्सिमम रिजल्ट्स थ्रू मिनिमम इनपुट बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड बाय यूजिंग मिनिमम इनपुट, राइट? ये चीज आप लोग को याद रखनी है। 78th MCQ, which of the following is fundamental function of management and all other functions of management are greatly influenced by it? तेरा प्लानिंग जो होगा उसी के ऊपर सारे ही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे। जितना प्लानिंग तगड़ा उतना मैनेजमेंट बढ़िया। समझ में आ रहा है? जितना प्लानिंग तगड़ा उतना मैनेजमेंट बढ़िया। तो इसके लिए क्या आएगा इसका आंसर भाई? प्लानिंग। सोचना ही नहीं है यार, कितने इजी चिंदी जैसे क्वेश्चन दिए। आगे बढ़ते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन जो भी होता है उसके अंदर एक यूनिटी होना। अभी एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं एक बिजनेस के अंदर, इसका डायरेक्शन अलग है, उसका अलग है, पर अगर यूनिटी होता है तो भाई ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद कॉमन ऑब्जेक्टिव्स शैल हैव वन हेड एंड वन प्लान। याद आ रही है? याद आ रही है? तो भाई यूनिटी तभी होगा ना यार, डायरेक्शन। अगर मुझे कुछ काम करना है, मुझे डायरेक्ट करेगा मेरा बॉस, ठीक है? मेरा बॉस जो होगा वो मेरे को डायरेक्ट करेगा। अब मेरे 10 बॉस हैं यहाँ पे यार, मेरे मतलब मेरे 10 बॉस है यहाँ पे, ये भी बोलता है कि ये ऐसा काम कर, ये बोलता है ऐसा काम कर। अरे पागल हो जाएगा मैं। यूनिटी नहीं, यूनिटी होना जरूरी है यार। मतलब एक एक हेड को लेके आओ, एक प्लान लेके आओ,
10 जगह कितना कितना 10 जगह मुंह मारेगा क्या मैं, राइट? मेरे को भाई मैनेजमेंट करना है यार, अच्छे से मेरे को प्रैक्टिस करना है कि मैं सक्सेस लेके आ सकूं, जो कंपनी का मिशन है, जो कंपनी का विजन है, पर मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर क्या मतलब है यार? समझ में आ रहा है? सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब a group of activities and common objectives shall have one head and one plan, right? आगे बढ़ते हैं। 80th MCQ dash means partial dispersal of authority from central or top management to lower level। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन मैंने आप लोगों को लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। दिस इज नथिंग बट डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? डिस्पर्सल इज नथिंग बट सेग्रीगेटिंग, सेपरेटिंग, बराबर? डिस्पर्सल इज नथिंग बट सेपरेटिंग, राइट? इट मींस पार्शियल सेपरेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल और टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। स्ट्रेट अवे आंसर डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका बी आएगा। 80th एमसीक्यू का आंसर इज बी। 81, ठीक है, आगे देखते हैं। 81 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो होता है दैट एम्फसाइजेस द मॉनिटरिंग and evaluation of external opportunities and threats in the light of companies and designing strategies for the survival and growth of the company, right? What is this trying to say, right? क्या बोल रहा है ये? Strategic management emphasizes monitoring and evaluation of external opportunities। देखो बाहर क्या opportunities है उसको देखो, right? एंड थ्रेट्स, क्या खतरे भी हैं वो देखो बाहर, राइट? एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल ऑब्वियसली, इंटरनल और एक्सटर्नल तुम लोग को पता है। इंटरनल में क्या आएगा, राइट? सी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी पता है पहले तो तुमको, राइट? तो एक्सटर्नल में क्या आता है, हमेशा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आता है, राइट? स्वॉट के जरिए अगर हम लोग समझे तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस गोज विद इंटरनल एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स गोज विद एक्सटर्नल पार्ट, राइट? तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द लाइट ऑफ अ कंपनीज and designing strategies for the survival and the growth of the company is nothing but कि तेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तेरे अंदर कितनी वीकनेस है, वो जज करने के लिए, मतलब तेरे को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट समझने हैं तेरे, तो तेरे को तेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि उसी के ऊपर सारा निर्भर है, राइट? अगर तेरे पास कोई थ्रेट है, राइट, तेरे अंदर मतलब तेरे बिजनेस के सामने कोई थ्रेट्स है, राइट, कोई समझ की कोई नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, राइट, मार्केट के अंदर कोई बड़ा सा जायंट आने वाला है जिसकी वजह से तेरे बिजनेस के अंदर अफेक्ट होने वाला है, तेरे को मालूम है ये चीज, बराबर? यू नो दिस थिंग वेरी वेल, बट नाउ whatever strengths you have you will apply in this, right, in this procedure in order to come out and mitigate your threat, right? तो भाई और अपॉर्चुनिटी उठाना है तेरे को, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दोनों ही एक बिजनेस के अंदर दिखता है, तो थ्रेट को क्या करेंगे, अपने स्ट्रेंथ के जरिए उसको क्या करेंगे, मिटिगेट करेंगे, ओवरकम करेंगे। वी शैल ओवरकम, राइट? वो बचपन में सॉन्ग सुना है, वी शैल ओवरकम समडे, राइट? सो दैट इज नथिंग बट ओवरकम करना है जो भी थ्रेट्स हो रहा है, राइट? और अपॉर्चुनिटीज के अंदर फायदा उठाना है, राइट? That is what known as that is what this answer is trying to tell us, right? C आएगा इसका आंसर। 81st MCQ का आंसर is C। 82 which of the following describes the desired future position of the company? फ्यूचर की बात जब भी आती है तभी विजन होता है, राइट? विजन स्टेटमेंट याद रखना, वो विजन, राइट? विजन को याद रखो, राइट? विजन स्टेटमेंट ही कहलाएगा वो। 83rd अकॉर्डिंग टू पॉटर, पॉटर के जरिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज यूजुअली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस? कौन सा सबसे पावरफुल है भाई? सबसे पावरफुल इज नथिंग बट राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग फर्म प्रोडक्ट्स, राइट? सामने वाला का प्रोडक्ट किस तरह का है, मेरा राइवल, मेरा कॉम्पिटिटर जो है उसका प्रोडक्ट कैसा है, राइट? वही तो मेन है, क्योंकि उसके कि एट दी एंड जो कस्टमर जो होते हैं वो प्रोडक्ट ही तो परचेज करता है। कॉमन सेंस, राइट? कॉमन सेंस वाली चीज है ये, प्रोडक्ट परचेज करता है वो, अगर वो प्रीमियम लेवल में सर्व करता है, राइट, बेस्ट वे में प्रोडक्ट देता है, अपना सर्विस भी देता है, राइट, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं दैट इज समथिंग हर्टिंग टू मी, राइट, दैट इज समवेयर अ थ्रेट टू मी, राइट? तो पॉटर क्या बोलता है भाई, सबसे पावरफुल अमॉन्ग्स द 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट, उसमें से सबसे सबसे मोस्ट पावरफुल इज नो वन बट rivalry among existing firms products, that is the most powerful thing, right? That is the most powerful thing। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। 84th MCQ। अभी ये चीज देखो यार, आईसीएसआई क्या बोल रहा है, टू डेवलप कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डैश ऑफ आईसीएसआई। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन ना प्रीवियस अटेम्प्ट में पूछा गया है, मतलब दिसंबर 2020 के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? तो आईसीएसआई अपने मॉड्यूल्स जो देता है एग्जीक्यूटिव वालों को, राइट, कभी भी लास्ट पेज देखा है उसका, लास्ट कवर पेज देखा है उसका, कभी भी नहीं। इतना इतना मेहनत
कौन करता है? अंदर की चीज भी मर मर के पढ़ते हैं यार हम लोग, अंदर के चैप्टर्स भी हम लोग मर मर के पढ़ते हैं। तो वो कवर देखने का तो कोई फायदा ही नहीं है भाई अपना, कभी देखा ही नहीं तो भाई देख लेना एक बार। इस बार तो मिशन का मैंने दिया आंसर राइट, टू डेवलप कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज अ मिशन स्टेटमेंट ऑफ आईसीएसआई। बट आईसीएसआई के ऑब्जेक्टिव्स भी जान लेना, पीछे दिया है। आईसीएसआई का मोटो भी क्या है वो भी देख लेना, क्योंकि ये लोग पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन राइट। अपना मॉड्यूल देख लेना, कभी भी खोला नहीं होगा मुझे पता है, धूल लग चुकी होगी राइट तुम्हारे मॉड्यूल पे। एक बार सिर्फ उसका पीछे का जो कवर है उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके अंदर सब दिया है, क्या आईसीएसआई का मोटो है, क्या आईसीएसआई का ऑब्जेक्टिव है, क्या आईसीएसआई का विजन है, क्या आईसीएसआई का मिशन है। ये चीज तुमको वहां पे मिलेगी। टू डेवलप कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डैश ऑफ आईसीएसआई राइट। तुमको मिलेगा कि दैट इज नथिंग बट मिशन ऑफ आईसीएसआई। देख लेना यार एक बार अच्छे से देख लेना, आईसीएसआई पूछता है ऐसे सारे क्वेश्चन पूछता है वो लोग। तुम लोग जहाँ पे पढ़ रहे हो, जो जो इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, वो लोग अपना देखते हैं कि भाई अपने बारे में इनको कुछ पता है कि नहीं, ये गधों को इतना पता है कि नहीं पता राइट। ये लोग डेफिनेटली ये सारी चीज भी देखते हैं राइट। तभी तो यार प्रोफेशनल बन जाता है ना ये सारी चीजें, मतलब तभी तो डिफिकल्ट हो जाता है क्रैक करने को, ऐसा पूछते हैं यार, ठीक है। ध्यान में रखो, ये सारी चीज ध्यान में रखो, अच्छे से ध्यान में रखो, जब बता रहा हूँ तब नोट कर लो इसको, तो आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर आता है 85th, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज इज द जॉब ऑफ। स्ट्रैटेजीज कौन फॉर्मुलेट करता है भाई? कौन करता है भाई? टॉप लेवल का काम है यार, बड़े बड़े सीईओज मैनेजर्स उन लोग का काम है राइट, टॉप लेवल का काम है राइट। मैं समझो यार मेरे बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम वर्कर है, ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ यार स्ट्रैटेजी बना के देना दोस्त, प्लीज बना के देना यार, पागल हो गया मैं? एक वर्कर के हिसाब से मैं कैसे मेरा बिजनेस रन कर सकता हूँ यार राइट। उसको क्या इतना नॉलेज होगा, उसको अपने काम से मतलब होना चाहिए राइट। स्ट्रैटेजी देने का इतना बड़ा सौभाग्य, सौभाग्य क्या बोलते हैं, सौभाग्य राइट, एक वर्कर को देंगे हम लोग राइट। कैसे कैसे वो इतना कुछ जज कर पाएगा? तो भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट यार, सीईओ हो गया राइट, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन लोग का काम होता है यार ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना। इट इज द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। वर्कर को कभी कोई बोलेगा नहीं कि भाई तू स्ट्रैटेजी बना के दे राइट, उसके भरोसे तुम काम काम भी जब करवाना होता है उसके भरोसे डरते हो कि वो करेगा कि नहीं, उसके ऊपर तुम लोग वॉच रखते हो। कोई कोई लोग सीसीटीवी कैमरा लगा के चले जाते हैं कि भाई वर्कर जो है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, तुमको इतना भरोसा नहीं है। तो स्ट्रैटेजी, एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी मतलब कितना बड़ा काम दे देने की बात हो गई वर्कर को। क्या वर्कर को बोलोगे कि भाई स्ट्रैटेजी बना के दे, ऐसा करोगे नहीं ना, ये ऐसा ऐसा करोगे भी क्यों यार राइट। चलो यार 86, चलो ध्यान दो इधर। Micro environmental factors can be described as dash close to a business that have a direct impact on its strategy. याद आ रहा है? इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सब याद आ रहा है। माइक्रो एनवायरमेंटल जो है वो इंटरनल फैक्टर को डिस्क्राइब करता है राइट। इसका आंसर क्या आएगा? बी। 87th एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू पॉटर, ठीक है, पॉटर के हिसाब से, पॉटर के हिसाब से देखो यार राइट क्या बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अचीविंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपटीशन के अंदर क्या लेना है? एडवांटेज लेना है। तो सबसे बेटर क्या रहेगा? आउटसोर्स करना एक्टिविटीज को विच एनहांस और रिफाइन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, focusing on becoming the most competitive business within the sector or market, operating at lower cost, commanding a premium price or both, या serving all customers equally rather than targeting the most profitable। ऑब्वियसली यार हमेशा कॉस्ट कटिंग ही देखना पड़ेगा राइट। पॉर्टर हमेशा कॉस्ट कटिंग के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देता है, जितना हो सके उतना ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसके ऊपर घिसा उनको, रगड़ो उन लोग को, बराबर निचोड़ दो उन लोग को, भाव जितना हो सके कॉस्ट को कम करवाओ यार, बराबर। कमांडिंग अ प्रीमियम प्राइस और बोथ राइट, मतलब प्रीमियम प्राइस लेके आ जाओ, ऐसा प्रोडक्ट सेट कर दो, उस लेवल पे डिफरेंशिएट कर दो तुम्हारे प्रोडक्ट को कि भाई इसका कोई मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर भी कल जाके आ जाए तो भाई वो भी डिसाइड करे, 10 बार सोचे कि मैं ऐसा इसका जो प्रोडक्ट है, जो ये बेच रहा है, जो ये बिजनेस बेच रहा है, ऐसा प्रोडक्ट मैं बेच भी पाऊँ, बेचेगा भी तो भी क्या लोग खरीदेंगे। तो क्या करना, प्रीमियम प्राइस कब सेट कर पाओगे? जब तुम एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना पाओगे राइट। सो 87th एमसीक्यू का आंसर इज बी। 88 राइट, टोटल 100 आर देयर, 88 पे आ गए हम लोग। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस एम्स एट, किसके ऊपर एम करता है भाई? स्टेट अवे आंसर। हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डील विद इट्स एम्प्लॉय इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बराबर, ऑब्वियस सी बात है।
एचआरएम का काम क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना, डील विद इट्स एम्प्लॉइज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, यही तो काम होता है एचआरएम, राइट, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 89th, a tool by which management identifies and evaluates the various businesses that makes a company is termed as पोर्टफोलियो एनालिसिस। याद रखना ये इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, पोर्टफोलियो एनालिसिस, राइट। अ टूल बाय विच मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और इवेल्युएट करता है जो भी अलग अलग बिजनेसेस हो रहे हैं, वेरियस बिजनेसेस दैट मेक्स अ कंपनी इज टर्म्ड एज पोर्टफोलियो एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं 90th एमसीक्यू, स्वॉट एनालिसिस इज ओरिजिनेटेड बाय। याद रखना पहले तो स्वॉट एनालिसिस तो भाई एल्बर्ट हम्फ्री ने बोला है, बराबर, तो ये तो सी है, पर अगर टोज पूछा होता यहाँ पे तो कौन था भाई, हेन्स वेरिच। अगर टोज पूछा था तो हेन्स था, राइट, पर अपने को क्या पूछा है, स्वॉट एनालिसिस, तो भाई किसने किया था, एल्बर्ट ने। याद रखना ये चीज अच्छे से याद रखना। देखो कौन कौन सी थियरी भी लिखता है, किस तरह से मॉडल रिप्रेजेंट करता है, ये भी आप लोग को एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान में रखो। 91, Kuntz and O'Donnell, right, state that management means getting things done, क्या आएगा, through people, with people, through or with people, कि through and with people, obviously through and with people, right, getting things done through people and with people, right, दोनों ही चीज आएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 91 का आंसर इज डी। ठीक है, ध्यान रखना। 92, डायरेक्टिंग द सबॉर्डिनेट्स इन्वॉल्व। यार सबॉर्डिनेट्स को क्या करो, डायरेक्ट करना है, तो वो क्या इन्वॉल्व करेगा, ऑब्वियस सी बात है, उनको गाइड करना, उनको काउंसिल करना, उनको इंस्ट्रक्ट देना, इंस्ट्रक्शंस देना किस तरह से काम करते हैं, अबाउट प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द जॉब, किस तरह से वो लोग अपने जॉब को प्रॉपर वे से कर सकते हैं, राइट, दैट इज नथिंग बट डायरेक्टिंग। याद रखना यार, डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। याद आ रहा है कि नहीं, वो दिल में बसता है यार, डायरेक्टिंग करना इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज याद है कि नहीं, भूल गए, मैंने बताया था लेक्चर में, राइट, दिल खोल के याद रखो कि डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, याद रखो। ठीक है, 93rd, कंट्रोल इज क्लोजली रिलेटेड टू द डैश जॉब ऑफ द मैनेजर। कंट्रोल किससे रिलेटेड है भाई, मैनेजर की कौन से जॉब से रिलेटेड है भाई, प्लानिंग। याद आ रहा है, कंट्रोल इज इन द इनवर्स रिलेशनशिप विद प्लानिंग। आई टोल्ड यू दिस थिंग्स, राइट, मैंने लेक्चर में बोला था, इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना। देखो मैंने एमसीक्यू में भी डाल दिया था ये क्वेश्चन, तो याद रखना, कंट्रोल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्लानिंग जॉब ऑफ द मैनेजर। इन द प्रीवियस पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर, दिस थिंग वाज बीन आस्क्ड। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया था और कोई डिसिप्लिन लिख के आ गया था, कोई ऑर्डर लिख के आ गया था, तो ये दिक्कत तुम मत करना। ठीक है, याद रखना, कंट्रोल और प्लानिंग इनवर्स रिलेशनशिप में होता है, राइट। चलो 94, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कमांड करने की बात करता है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या, 5 मिनट। इट मीन्स एन एम्प्लॉई शैल रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सीनियर ओनली। यार यूनिटी कब रहेगा यार, जब एक ही बंदे से यार काम मिलता है, राइट। अब 10 लोग काम देंगे यार तो कैसे चलेगा यार, मेरे को 10 जन काम करने को बोलते हैं यहाँ पे, तो यार मैं किसका सुनेगा मैं, राइट, किस किस को प्यार करूं, देखा है ना, किस किस को सुनूं, राइट, किस किस को सुनूं। अब यूनिटी रखना है कमांड के अंदर, तो भाई एक बंदे को रखो ना यार, एक सीनियर को रखो यहाँ पे, देख लेगा ना, वो काम कर लेगा ना यार, राइट। तो एम्प्लॉय शैल रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सीनियर, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये याद आ रहा है, ये कहाँ पे आता है भाई, क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी, याद आ रहा है कि नहीं, क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी पढ़ा था ना हम लोग ने, हेनरी फयोल, जो ये क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी लेके आया था, जिसके अंदर 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। सारी चीजें आप लोग को लेक्चर में बताई है मैंने, 14 प्रिंसिपल्स आर देयर इन दिस हेनरी फयोल लेके आता है, राइट। unity of command is one of such principle, right, in the classical management theory. Important topic, एडिशंस हुआ था, राइट, पहले नहीं था, आईसीएसआई ने इसको ऐड किया था, तो एक चीज ध्यान में रखना गाइस कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स अच्छे से कर लेना, बिकॉज आई बिलीव दैट कि दे विल टारगेट, कुछ भी एडिशंस और कुछ भी अमेंडमेंट्स होता है तो वो हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट रहता ही है। आगे बढ़ते हैं 95th, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, राइट। प्लानिंग का लिमिटेशन, एडवांटेज तो होता ही है, पर लिमिटेशन क्या है, स्ट्रेट अवे आंसर, राइट। सिंस द फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। देखो यार, प्लानिंग इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस, राइट, यू प्रेडिक्ट अबाउट फ्यूचर कि इस तरह से
मैं करूंगा, ऐसे करूंगा. दैट इज व्हाट प्लानिंग इज ऑल अबाउट, राइट. इट इज अ फ्यूचर कोर्स एक्टिविटी, राइट. तो सिंस द फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट योर फ्यूचर. भाई तू तेरा हाथ भी दिखाने को जाएगा ना ज्योतिष के पास, तो वो भी तेरे को उल्लू बना के पैसा ले लेगा तेरे पास से, राइट. वो 100% कभी भी राइट नहीं होता है, राइट. तो फ्यूचर जो होता है ना भाई, फ्यूचर जो होता है इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, राइट. तो भाई प्लानिंग के जरिए भी यहाँ पे तू फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है, राइट. तो सिंस द फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, राइट. एक्यूरेसी मिल सकता है ऐसा नहीं है, बट एब्सोल्यूट एक्यूरेसी का होना इज ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क, राइट. बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर थिंग, राइट. फ्यूचर बेस्ड थिंग है. तो प्रिमाइजिंग इज नथिंग बट फ्यूचर के बारे में assumptions लेना, राइट. प्रिमाइजिंग इज नथिंग बट assumptions. रिमेंबर दिस वर्ड assumption, राइट. प्रिमाइजिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, assumption लेके आना. तो प्रिमाइजिंग इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू अ मार्जिन ऑफ एरर and guesswork which are reflected in various plans based on them. Obviously यार guesswork कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, एग्जाम में भी तो तुम लोग वही करते हो. फिर क्या मिल जाता है, -0.25, फिर खुश रहो, राइट. आईसीएसआई को तो मजे आ रहे हैं, राइट, तुमको नेगेटिव देके. पर तुम लोग assumptions के तौर पे जय माता दी करके लिख के आ जाओगे एग्जाम में. फिर तुम लोग को एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये तोहफा मिलेगा तुम लोग को आईसीएसआई की तरफ से, बराबर. तो भाई गेस वर्क मत करना, अच्छे से पढ़ लेना. 96, अकॉर्डिंग टू माइकल पॉटर, राइट. माइकल पॉटर के हिसाब से एसेंस ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज नथिंग बट कोपिंग विद द कंपटीशन. पढ़ा है हम लोग ने, राइट. इट इज नथिंग बट कंपटीशन अगर आ रहा है, बराबर, मेरे मेरे बिजनेस के साथ कंपटीशन हो रहा है, तो उसको क्या करना है, मुझे कोप अप करना है, राइट. मुझे उसके सामने क्या लेना है, कोपिंग अप विद कंपटीशन इज नथिंग बट एडवांटेज, टेकिंग एडवांटेज इन द कंपटीशन, राइट. एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एज. आगे बढ़ते हैं. 97, one of the primary advantages of diversification is sharing core competencies, right. core competencies को क्या करना, शेयर करना diversification के अंदर. so in order for diversification to be most successful, it is important that the similarity required for sharing core competencies must be in the value chain, not in the product. ठीक है, तेरे वैल्यू चेन के अंदर होना चाहिए सिमिलैरिटीज, नॉट इन द प्रोडक्ट. यार प्रोडक्ट के अंदर सिमिलैरिटीज होगा तो तू भाई घंटा डिफरेंशिएट किया तूने, घंटा डाइवर्सिफाई किया तूने तेरे बिजनेस के अंदर. भाई तेरे जो चेंजेस होने चाहिए, बराबर, वो किस में होने चाहिए, वैल्यू चेन के अंदर होने चाहिए, राइट. 98, 3 और बाकी है, राइट. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ डैश. ऑब्वियसली इट इज अ बिजनेस ओवरऑल गेम प्लान, राइट. मार्केटिंग इज नथिंग बट तू तेरे बिजनेस का जो गेम प्लान है, राइट, फॉर रीचिंग पीपल एंड टर्निंग देम इनटू customers of the product or services that the business provides. Obviously, right. तो इसका आंसर आएगा बी. आगे बढ़ते हैं. 99, इन बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर व्हाट इज द लेबल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ऑब्वियसली रिलेटिव मार्केट शेयर. ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाया मैंने, रिलेटिव मार्केट शेयर. याद आ रहा है बीसीजी मैट्रिक्स कि भूल गए, बीसीजी मैट्रिक्स सर भूल गए, थोड़ा बता दो, राइट. याद आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, स्टार, कैश काउ और डॉग. ठीक है, एक प्रोडक्ट को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, इट इज इन अ क्वेश्चन मार्क सेंस कि वो चला तो चलेगा, नहीं चला तो बिल्कुल नहीं चलेगा. फिर अगर वो चल गया और अच्छे से चला तो भाई स्टार प्रोडक्ट बन जाएगा वो मेरा, राइट. फिर कैश काउ इज नथिंग बट यार वो एक मैच्योरिटी लेवल पे आ जाएगा कि भाई इतना मार्केट शेयर और इतना मार्केट ग्रोथ हो चुका है, अभी इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता, एक मैच्योरिटी लेवल पे आ गए, बराबर. फिर अभी समझो कि अगर नहीं चला, कल जाके टेक्नोलॉजी रिप्लेसमेंट आ गया, सारी चीजें बढ़ गई, तो मतलब भाई तेरा प्रोडक्ट जो है वो बन गया कुत्ता. नाउ यू कम टू द कैटेगरी ऑफ डॉग. मतलब यहाँ पे तू क्या करेगा, तुरंत से रीट्रेंचमेंट करेगा. रीट्रेंचमेंट इज नथिंग बट यू विल स्टार्ट डाइवेस्टिंग फ्रॉम द बिजनेस, क्योंकि तू ऑलरेडी इन्वेस्ट करता है ये सारी चीजों के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स तू निकाल देगा, राइट. डाइवेस्टमेंट करने लगेगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दी बीसीजी मैट्रिक्स. तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या आता है, रिलेटिव मार्केट शेयर. द लास्ट वन, राइट, लास्ट एमसीक्यू, 100th एमसीक्यू, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी जो होता है, राइट, इट फोकसेस ऑन द इश्यू ऑफ व्हाट, जो भी रिसोर्सेज है, राइट, जो भी रिसोर्सेज तुम लेके आते हो तुम्हारे बिजनेस के अंदर, जो भी सारा प्रोसेस है, जो भी सारे लोग हैं, पीपल, दे ऑल आर कम अंडर दिस ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, राइट. ये पूरा उसके ऊपर फोकस होता है, ये तीनों के ऊपर ही होता है. एंड इसका आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दी अबव. यहाँ पे सोल्यूशन है, राइट, पूरा सोल्यूशन है. यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू कैन रेक्टिफाई योर आंसर्स लेटर ऑन आल्सो, राइट. एंड दैट्स इट, वी कंप्लीट द प्रीलिम solution over here. So bye everyone.